है आपकी पढ़ने की लास्ट क्लास और इम्पोर्टेंट टर्म्स की भी लास्ट क्लास। टर्म्स का पार्ट है ये 4, 3 इससे पहले आप कर चुके हैं। चलिए भाई, तो बिना टाइम वेस्ट करते आज का स्टार्ट करेंगे। लाइट ऑफ कर देते बीच वाली। देखिए, पहला है साइन लैंग्वेज। आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो साइन लैंग्वेज क्या है? जो आपकी सांकेतिक भाषा होती है, जो आपकी सांकेतिक भाषा होती है वो। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। किस तरीके की भाषा है? विजुअल फॉर्म है, मतलब कि देखे जाने वाली, बोले जाने वाली नहीं है, देखे जाने वाली है। जो भी इंसान हाथों से करते हैं साइन लैंग्वेज के, है ना, हैंड जेस्चर्स वगैरह, तो वो साइन लैंग्वेज होता है, तो वो देखकर ही इंसान समझ पाएगा। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? हाथों से बनाई गई शेप्स या जेस्टर्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिजिकल या बॉडीली मूवमेंट, क्योंकि हाथ से कर रहे हैं तो फिजिकल या बॉडीली मूवमेंट आप कर रहे हैं। और फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये कि ये साइन लैंग्वेज क्या है। दूसरी बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हर एक भाषा की अपनी व्याकरण होती है, ऐसे ही साइन लैंग्वेज की भी है। इट हैज इट्स ओन ग्रामर। तो आपको ऐसा लिखकर भेजा कि साइन लैंग्वेज की ग्रामर नहीं होती है, तो वो गलत है। आपको पूछेगा कि आपको पूछेगा कि इसमें इसकी ग्रामर होती है या नहीं होती है, तो आपको टिक कौन सा वाला करना है? जिसमें ग्रामर होती है। ठीक है जी, इसकी अपनी ग्रामर है, हर एक भाषा की ही होती है। और जी, और इसके अंदर अगर हम बात करें क्या पूरे दुनिया में एक ही जो है साइन लैंग्वेज बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है। देयर इज नो सिंगल या वन साइन लैंग्वेज। हर एक जगह की अपनी साइन लैंग्वेज है। अगर बोला जाए कि क्या एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यस मैम, PYQ में भी था, बिल्कुल। जैसे कि ISL है इंडियन साइन लैंग्वेज, ये इंडिया की है। ऐसे ही है आपका ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ये अलग है। सबकी अपनी अपनी है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई सार्वभौमिक हो गई, सारी अलग अलग है ना, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं। BSL है ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, सारे अलग अलग हैं। तो साइन लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा। अभी तक ये तो नहीं पूछा गया है, बट इससे ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है जी, अलग अलग देशों में अलग अलग साइन लैंग्वेज होती है। ठीक है जी, तो ये हुई साइन लैंग्वेज की बात, खत्म हुआ ये जी। यूट्यूब पे हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया है, बिल्कुल पढ़ रहे हो, मतलब तुम लोग है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भाषा की दक्षता की। कॉम्पिटेंस को अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो दक्षता निकलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे भी आप समझ पाएंगे ज्यादा कुछ। कॉम्पिटेंस को आप अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो क्षमता भी समझ सकते हैं, बस क्षमता अच्छे लेवल पर हो तो उसको आप दक्षता बोल सकते हैं। ठीक है जी, गुड्डू जी उतने से ही होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा में अगर हम बोले कि हर एक बच्चा जो है अलग अलग दक्षता रखता है। जैसे कि आप में से ही कई बच्चे होंगे, जो कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे से बोल लेते होंगे इंग्लिश, कुछ होंगे जो सिर्फ समझ पाते हैं लिखा हुआ, कुछ होंगे जो समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, है ना। कुछ होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं बोलनी पड़ जाए अगर किसी ऐसी सिचुएशन में तो ही बोल पाते हैं। कुछ ऐसी इतनी ऊपर लेवल की दक्षता रखते होंगे, क्षमता रखते होंगे, जिनको ये भी पता होगा कि अगर मुझे सोसाइटी में मैं हूँ, समाज में मैं रह रही हूँ, तो जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं तू तुम आप, है ना, हर किसी को अलग तरीके से बोलते हैं। जो बड़ा है उसको आप बोलोगे, तो ऐसे ही इंग्लिश में अगर उसको पता है कि कब कैसी भाषा का प्रयोग करना है, मुझे बड़ों के साथ कैसी भाषा का प्रयोग करना है, किस सिचुएशन में कैसी भाषा का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ग्रामर बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जो समझ रहे हैं कि हाँ ग्रामर है, रूल है, एक सिस्टम है पूरा का पूरा।
स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके अंदर पैटर्न्स होंगे, जिनको ग्रामर बहुत इजीली आ जाती है। तो हर बच्चे का अलग अलग रहता है ना जी। कह रहे 31 जुलाई हो गया ना, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे की अलग अलग है, तो ऐसे ही जो है बुनियादी दक्षता को हमें पढ़ना है, नाम पढ़ेंगे। अभी तक आपको सिर्फ एक ही पूछी गई है, सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस। एक तो मुझे हिचकियां बहुत आती है, आपको अभी तक एक ही पूछी गई है, और मैं आपको कराऊंगी टोटल 8, ठीक है जी। हाँ, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर के साथ सेम कम्युनिकेशन नहीं होता है, बिल्कुल। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी दक्षता है, और बहुत ही इजी है। जो नाम है दक्षता का, वही उसका काम है, जो नाम है वही काम है। पहली है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ऐसा बच्चा जो ऑलराउंडर हो, जो ये भी जानता है कि भाई भाषा के बारे में भी जानता है, ग्रामर को भी समझ लेता है, वर्ड्स को भी समझ लेता है, संदर्भ भी समझ लेता है, जो पूरे अच्छे से इंग्लिश को जान गया है, उस भाषा का प्रयोग भी वो जो है कर लेता है। कितना पानी पीऊं मैं? कह रहे पानी पी लीजिए। कितना पीऊं? अभी पीते ही बस क्लास शुरू करी है मैंने। हाँ, तो वो होती है लिंग्विस्टिक, क्योंकि लिंग्विस्टिक का क्या है? भाषाई। तो भाषाई दक्षता कौन सी होगी? जैसे भाषा का पूरा ज्ञान होगा बच्चे को अच्छे से, तो जो नाम है वही काम है। देखिए, सब कॉन्शियस नॉलेज की उसके दिमाग में बैठी हुई है अवचेतन मन में। जैसे हिंदी आपके अवचेतन मन में बैठी हुई है ना, आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या शब्द का प्रयोग करूं क्या नहीं, अपने आप हिंदी अंदर से निकलती है। ऐसे ही जिस बच्चे की इंग्लिश अपने आप अंदर से निकल रही हो, क्योंकि वो उस लेवल पर जो है पढ़ चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया। कह रहे ये सब हम पहले पढ़ चुके। तो बेटा आपने पहले वाला बैच ले रखा होगा, आपको ये वाला फ्री में मिला होगा उसके साथ, तो आपने पहले पढ़ रखा है। तो क्या मैं ना करूं नए बच्चों को भी? हर एक बैच तो बिल्कुल 0 से एडवांस होगा ना। कुछ कह रहे मैं आपने कराया था वो पहले वाले बैच में कराया था, इसमें भी तो कराऊंगी। हर एक बैच 0 to एडवांस होगा, चाहे उसमें पहले के बच्चे हो, चाहे नए हो, चाहे कुछ हो। तो मुझे हर बैच में हर चीज करानी है। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो उनकी रिविजन होगी। सब कॉन्शियस नॉलेज है, अंदर से निकल रही है, उसको सोचना नहीं पड़ रहा बच्चे को। ऑफ लैंग्वेज, इसके अंदर उसको ग्रामर का भी पता है, शब्दों का पता है, संदर्भ का पता है, उसको सब कुछ पता है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा चलो अब शांति रखो। सारे बता रहे हिचकी कैसे बंद होगी। अभी मेरी बंद नहीं हो पाएगी, बीच बीच में आ जाती है। कह रहे किसी का नमक चुरा के खा लियो, खा ले रहा। पढ़ लो। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने बताया, बट अभी पढ़ लो जी। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो बच्चा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर मैं बोलूं कि भाई लिख दो इंग्लिश, तो वो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे बात कर लो इंग्लिश में, तो बात कर लेंगे। तो वो कौन से हैं? कम्युनिकेटिव वाले, कि वो संप्रेषण कर पा रहे हैं अच्छे से। तो जो बच्चा संप्रेषण कर पा रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं संप्रेषण कर लेते हैं, इंग्लिश बोल अच्छे से लेते हैं, ग्रामर का उनको बोलने लग जाए तो उनको ग्रामर का नहीं पता है। ठीक है जी। तो जो बच्चा कम्युनिकेशन अच्छे से कर लेता है, उसके अंदर क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। सिंपल, ठीक है। हाँ, कह रहे सर याद कर रहे होंगे। सर बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, वो अपने काम में बिजी रहते हैं इस टाइम पे। जब तक वो अपने काम में है उनको मेरी कोई याद नहीं आती है उस टाइम। चलिए, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तीसरी वाली जो है। तो सोशल, मैं साइड में इसलिए ताकि आप पढ़ते भी रहे इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा, इसलिए साइड में हूं। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होती है? सोशियो मतलब सोशल, सोसाइटी, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। आपको पता है कि कब किस सिचुएशन में मुझे किस भाषा का प्रयोग करना है, कौन सी भाषा सही रहेगी। अब आप टीचर के साथ ऐसे नहीं बोल सकते, अरे मैम चलो छोड़ो ना, कल करेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। तो अगर आपको ये चीज का पता है कि टीचर से कैसे बात करनी है, दोस्त से कैसे बात करनी है, माता पिता से कैसे बात करनी है, तो वो है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है जी। सर का अपना बिजनेस है जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट है सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस। अगर कोई बच्चा ये समझ जाए कि पूरी जो लैंग्वेज है वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके अंदर ग्रामर है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स है, पैटर्न्स है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अगर बच्चा पूरे लैंग्वेज को एज अ सिस्टम देख रहा है कि भाई एक सिस्टम है, सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा पढ़ना पड़ेगा। अगर वो बच्चे के अंदर उस चीज की दक्षता है, उस चीज की समझ है, अच्छे से वो चीजें कर लेता है, तो वो क्या होगा? सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस होगा। जो नाम है वही काम है पूरा का पूरा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। हाँ, अब सब कुछ बता दूं मैं तुम्हें, अपना मत पढ़ो, किस चीज का बिजनेस है, क्या करते हैं, है ना। पढ़ाई मत कराओ, बस फालतू बातें हमें कितनी करा लो, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट हमें आता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। अगर कोई बच्चा भाषा में कोई स्ट्रैटेजी बना पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज की कमी रहेगी, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं अरे मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। अब मैं दुविधा में फंस गई हूं, लेकिन अगर उसी टाइम पर मुझे उसका मान लो कोई पर्यायवाची याद आ जाए, है ना, तो ये क्या हुआ? मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई, जो भी मुझे भाषा का ज्ञान था कि अरे ये याद नहीं आ रहा तो दूसरा वाला बोल देती हूँ। मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है जब बच्चा भाषा के बेसिस पर। वो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, जिसमें वो स्ट्रैटेजी बना लेता है, क्योंकि उसको जो है इतनी दक्षता उसके अंदर है। ठीक है जी। प्रोसीडिकल हो चुका है जी। ओवरकमिंग ऑफ लैकिंग, जब आप अपनी किसी कमी को जो है
खत्म कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम आप अपने खुद से सॉल्व कर लेते हैं भाषा की। ठीक है जी, तो वो होता है आपका स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी बनाई है। प्रोसीजरल कॉम्पिटेंस, जब बच्चा कोई भी कंसेप्ट को किसी प्रोसीजर में या किसी सिचुएशन में जो है अप्लाई कर लेता है। जैसे कि कोई बच्चा बोले, कई बार हम जैसे ग्रामर पढ़ते हैं, फिर कभी कोई सिचुएशन आई, रियल सिचुएशन आई, बच्चे के दिमाग में एकदम से घंटे बज जाए कि वो वाली जो चीजें यहाँ अप्लाई हो रही है या यहाँ अप्लाई कर लूं, तो वो प्रोसीजरल कॉम्पिटेंस है, क्योंकि एकदम से उसके दिमाग में अप्लाई करने वाली चीज आ रही है। ठीक है, गौतम अधिकारी जी, अभी ये होना है, आज ही होना है, शांति रखे और जो मैं पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लें जी। फिर है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, जिसको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, कुछ पूछ लो ग्रामर का, उसको सब कुछ अच्छे से आता है, तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। नेक्स्ट है लेक्सिकल कॉम्पिटेंस, कल लेक्सिस पढ़ाया था, याद है क्या बताया था लेक्सिस का अर्थ? लेक्सिकल अप्रोच कल पढ़ी थी मैंने, लेक्सिस का अर्थ आपको बताया था, क्या था? जल्दी से बताओ, क्या लिखवाया था? कोर्स कब तक खत्म होगा बेटा? आज ही पढ़ने वाला खत्म है, आज लास्ट क्लास है पढ़ने की, नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस है। प्रोसीजरल नॉलेज और प्रोसीजरल कॉम्पिटेंस में क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज में हम काफी सारी चीजें करते हैं, प्रोसीजरल कॉम्पिटेंस उसी चीज की दक्षता है, दिमाग में कर नहीं रहे हैं लेकिन आता है, वो होती है दक्षता, क्षमता। वर्ड्स है ना, लेक्सिस का क्या बताया था? वर्ड्स। तो लेक्सिकल कॉम्पिटेंस क्या होगी? खुद दिमाग लगाओ, लिखा भी है वैसे आपके सामने, बट हर चीज की रट्टेबाजी की जरूरत नहीं है, आपको लेक्सिस वर्ड पता चल गया, शब्द से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है, तो लेक्सिकल कॉम्पिटेंस क्या होगी? खुद सोचो। जो बच्चा वर्ड्स को अच्छे से समझ ले, जहां उनका प्रयोग करना है उसको कर ले प्रयोग, है ना। लेक्सिस अब जहां भी आएगा हर जगह इसका यही अर्थ है, इसी से ही रिलेटेड। तो जब आपको कोई एक चीज पता चल जाती है, दूसरी उसी से ही रिलेटेड होगी, अगर उसी वर्ड से लिखा हुआ तो। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को वर्ड अच्छे से पता है, उसको यूज कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑफ वर्ड्स, तो हर चीज रट्टेबाजी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से चीजें आती हैं अपने आप पे, आप बस विश्वास रखें, बुद्धिजीवी हैं आप। ठीक है जी, अभी बैटरी गिर जाती। चलिए, तो ये हुई हमारी दक्षता। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? बोली। ठीक है जी, जैसे कि भाषा होती है और भाषा की कई अलग अलग जो है बोलियां भी होती है, अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती है। तो सबसे पहली बात क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारी बोली है वो कहाँ की हो सकती है? तो बोली में, डायलेक्ट में सिर्फ दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो किसी क्षेत्र की भाषा, क्षेत्र की बोली, या किसी सोशियो, मतलब कि किसी सोसाइटी या कम्युनिटी के द्वारा, सोशल ग्रुप के द्वारा बोली जाने वाली। तो उस क्षेत्र में जो सोशल ग्रुप रह रहा है, जो सामाजिक लोग रह रहे हैं, उसमें वो जो भाषा बोल रहे हैं की बात हुई। इसके अलावा आपको क्या लिख कर दे देगा कि एक जगह के बिजनेस के लोग बोल रहे हैं, एक जगह की डिग्री के लोग बोल रहे हैं, पावर में बैठे लोग बोल रहे हैं, अथॉरिटी में बैठे लोग बोल रहे हैं, तो वो डायलेक्ट नहीं है। डायलेक्ट कौन सा है? या तो उस रीजन का, या उस रीजन में रह रहे सोशल ग्रुप, जो भी उस रीजन में, क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, यही दो है बस। ठीक है जी, तो आपने यही वाला मार्क करना है, लिखा हुआ है, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। दूसरी बात ये कि आपको एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो पहले तो मुझे बताओ कि अंतर है या नहीं। दो ही शब्द रहेंगे, रीजनल और सोशल ग्रुप, इसके अलावा बोली में और कोई शब्द नहीं आएगा। चलो, कोई भी डिफरेंस लिखित रूप में अपने पास नहीं है। अगर है डिफरेंस, जैसे किसी को लगता भी कि डिफरेंस है, बट लिखित रूप में स्पेसिफिकली कोई डिफरेंस अपने पास नहीं है। भाषा भी बोली जाती है, बोली भी बोली जाती है, भाषा का भी लिखित रूप है, बोली का भी लिखित रूप है, भाषा की भी लिपि है, कई बोलियों की अपनी लिपि है, कई भाषा की लिपि में ही लिखी जाती है। तो स्पेसिफिक या लिखित रूप से कोई अंतर अपने पास नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन बनता है, मैंने यूट्यूब पे करवाया भी था लास्ट क्लास में, उसमें क्या है कि भाई क्या अंतर है, तो उसमें अलग अलग अंतर लिखे हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं है अंतर, सही में ही नहीं पता है। ठीक है, सही में ही अंतर नहीं पता है, क्योंकि अभी तक अंतर किसी ने स्पेसिफिकली कहीं लिखित रूप से बताया ही नहीं है। तो उसका आंसर भी यही था कि कोई स्पेसिफिक अंतर नहीं है, स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, हाँ, बोलियां बहुत सारी हैं, सब कुछ है दोनों में। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, तीन ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक हो गया डायलेक्ट क्या है, तो रीजनल और सोशल ग्रुप। एक हो गया क्या डिफरेंस है, कोई स्पेसिफिक डिफरेंस अपने को नहीं पता है। तीसरा आता है कि अगर किसी बोली को मानक बोली बनना है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा?
ठीक है जी। तो पहले हम ऊपर का पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। एक तरीके की भाषा है या बोली जाने वाली चीज है जो कि बोली जा रही है एक क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा। बस यही रहेगा, दो शब्द। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कह रहे हैं डायलेक्ट का कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है, प्रॉपर ऐसा नहीं है। हर एक भाषा की व्याकरण है। जैसे ही आप एक सिंपल सी मैं आपको बात बोलूं, कोई भी बोली है, सिंपल सी बात बोलूं, कोई भी बोली है, उस बोली में आप अगर जैसे आपकी कोई बोली आप जानते हो, तो अगर स्पेसिफिकली मैं किसी बोली को नहीं जानती हूं, अगर मेरे को ये बोलना है कि कल वह आया था, बोली में बोल लेंगे इस बात को, है ना, भाषा है तो बोल ही लेंगे। तो जब आप बोल रहे हो वह कल आया था, इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है, काल भी है, जिसके बिना कभी कोई भाषा बोली ही नहीं जा सकती है। कर्ता और क्रिया तो हर एक भाषा में बोला जाएगा, हर एक वाक्य में बोला जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब। और उस सब्जेक्ट और वर्ब में कोई ना कोई काल तो रहा ही होगा, कोई ना कोई टेंस तो रहा ही होगा। तो कैसे आप कह रहे हैं कि ग्रामर नहीं है बोली में? हाउ इज इट पॉसिबल? कोई भी चीज जो बोली जा रही है, कोई भी भाषा या कोई बोली जो बोली जा रही है, लिखी जा रही है, अब उसमें कोई ना कोई कर्ता, कोई ना कोई क्रिया तो बोलोगे ही बात करने के लिए, किसी ना किसी काल में तो बोलोगे ही। ठीक है, तो अपने आप व्याकरण है, कैसे नहीं है फिर? चलिए, कोई स्पेसिफिक डिफरेंस अपने पास नहीं है भाषा और डायलेक्ट में, जो बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है जी। हाँ, काल, हाओ, आयलो, चाले, चलो जो भी है, मेरे को तो नहीं पता ही कौन सी है सही बताएं तो, बट जो भी है। कह रहे बोली में लिपि होती है कि काफी बोलियों की अपनी लिपि है जो उधर के क्षेत्र के लोगों को ही आती है। जैसे काफी सारे ऐसे पौराणिक आप लेख है जो कि देखेंगे, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, ऐसे काफी पुराने लेख जो कि अपने पास हैं, जो कि किसी किसी बोली में लिखे हुए हैं, जिसको आज हम पढ़े तो हमें पढ़ने में ही नहीं आएंगे। तो लिपि कैसे नहीं है ही। और जो भी कोई भी भाषा है जो बोली जा रही है, क्या वो लिखी नहीं जा सकती है? किसी न किसी लिपि में तो लिखी ही जाएगी। चलो जो भी है। नेक्स्ट है, अगर उसको स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ट्रिक बता रही हूं, स्किया, याद रखिएगा। चलो ऐसे लिखते हैं, स्किया। जल्दी से मुझे लिख दो चारों लेटर, स्किया जल्दी से लिख दो, यही लानो जाएगा। सबसे पहले तो हम चयन करेंगे भाई कि कौन सी डायलेक्ट को आप स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे चयन, फिर करेंगे कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन ही है लिखना, कि भाई किस प्रकार लिखी जाती है, कैसे नहीं। फिर करेंगे इसका हम वर्णन, कि भाई कहां कहां प्रयोग में आती है ये बताओ। इलैबोरेशन ऑफ फंक्शन। और फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो उसको स्वीकृति दी जाएगी और सबसे स्वीकृति कराई जाएगी कि सब मानेंगे उस बात को कि ये अब एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट है। स्किया तो आपको क्या करता है, ये स्टेप्स जो है ना आगे पीछे कर देगा। आपको पहले ए लिख देगा, ई लिख देगा, सी लिख देगा, ऐसे करके आगे पीछे कर देगा। आपको बोलेगा सही स्टेप्स बताओ, तो सही स्टेप क्या है? स्किया। आपने याद रखना है, सही स्टेप क्या है? स्किया, बस। ठीक है, सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, इलैबोरेशन, एक्सेप्टेंस, आपको आगे पीछे करके दे देता है। सही में है ये वाला स्किया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, जिसके पीछे काफी सारे बच्चे जो हैं हमारे पड़े हुए हैं। रियल नेम वैसे इनका जेम्स क्यूमिन्स था, फिर इनको जिम क्यूमिन्स के नाम से जाना जाने लगा था। क्यूमिन्स ने जो है काफी सारी जो है परिकल्पनाएं दी, तो उसमें से इन्होंने जो सारी कल्पनाएं दी वो किस बारे में बात करी है? सारी ही कल्पनाएं जो है, कल्पनाएं नहीं, परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस जो है सारी की सारी, वो बात करती है भाषा की ही दक्षता पर। कि हर एक तरीके से अगर हम देखें तो दो तरीके की जो है भाषाई दक्षता होती ही है, उसी के अंदर सारी आती है। कि जो भी बच्चा भाषा बोल रहा है तो उसको दो तरीके से भाषा की दक्षता उसके अंदर है, क्षमता है। कौन सी दो भाषा? एक तो वो है जो वो अपने रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में अपने दोस्त यार भाई बंधुओं से बात करता है, और एक है जो वो स्कूल में टीचर के साथ पढ़ते लिखते समय बात करता है या भाषा का प्रयोग करता है। दोनों में ही अंतर है। तो कह रहे ये दोनों जो है हर बच्चे में होनी चाहिए और होती भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिक्स और कैल्प आ गया है तुम्हारा, जिसके लिए मुझे परेशान किया जा रहा था बड़ी देर से। कब होगा, कब होगा? होना तो है ही, कभी ना कभी तो। बिक्स और कैल्प, ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स।
इसके फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो बिक्स जो है, जैसे कि कह रहे बेसिक, मतलब कि जो बेसिक सी भाषा है जो हर किसी को आती है, आम बोलचाल की। इंटरपर्सनल, जब आप दूसरे से बात करते हैं, संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स। ये क्या है, दिमाग लगता है, क्योंकि इसमें आप स्कूल में टीचर के साथ नोट्स बना रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो उसमें आप फालतू की बातें नहीं लिख सकते। अरे यार चलना, पागल है क्या, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। इसके अंदर दिमाग से सही चीजें लिखनी है। तो कॉग्निटिव है, दिमाग है। एकेडमिक स्कूल से रिलेटेड है, पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड है। भाषा की प्रोफिशिएंसी है, भाषा को समझने सोचने की क्षमता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये जो है आपकी डे टू डे लाइफ की ये टैग वर्ड्स है भाई, डे टू डे लाइफ की भाषा है, इधर उधर बोले जाने वाली भाषा है, या हम बोले डेली लाइफ की भाषा है। ठीक है जी, या हम बोले फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वाली भाषा है। टैग वर्ड्स हैं ये वाली जो भाषा है, जब बच्चा जैसे स्कूल में है, कक्षा में है, क्लासरूम में है, टीचर के साथ है, टीचर के साथ तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन टीचर के साथ जैसे पढ़ाई वाली बातें कर रहे हैं, जैसे अभी आप मेरे साथ कर रहे हो, अब काफी चीजें हम बोल ले रहे हैं, लेकिन यहां लिख नहीं रहे हैं उस तरीके से, है ना। जैसे मजाक मस्ती बीच बीच में कर लेते हैं, वो बिक्स है, लेकिन लिखेंगे थोड़ी नोट्स में ऐसा। ठीक है जी, ऐसा नोट्स में नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी किस में काम आती है, जैसे कि नोट्स में काम आती है। कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स आप लिखते हो, उसमें काम आती है। मैं आपको स्टोरी लिखने को दे दूं तो क्या आप उसमें ऐसा लिख पाओगे, अरे यार चलना, छोड़, पागल है क्या, कि दोस्त को ऐसा बोल रहे हैं। चाहे उसमें दो दोस्त भी हो, तब भी आप ये नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो मैंने लिखने को दिया है आपको, है ना। तो जैसे आपने कोई स्टोरी लिखी, इन चीजों में ये जो है काम आती है। और क्योंकि ये भाव नहीं, भाई बंधुओं के साथ की है, तो ये जो भाषा है कैसी रहती है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। ये कैसी हो जाएगी, औपचारिक, फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है जी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपसे बात करूं संदर्भ, इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, कंटेक्स्ट किस में ज्यादा है बताओ, कंटेक्स्ट किस में ज्यादा है जी। एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बताइए। कंटेक्स्ट क्या था, संदर्भ क्या था, रियल लाइफ का, रियल लाइफ से रिलेटेड है ना, डेली लाइफ से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड। तो रियल लाइफ है, डेली लाइफ से रिलेटेड कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है डेली लाइफ। तो कंटेक्स्ट इसमें ज्यादा मोर रहेगा, या भर भर कर है तो रिच रहेगा। कंटेक्स्ट अब इसमें कम कैसे समझाऊं, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी, जो आप में से भी काफियों को, मतलब काफियों को सबने ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, तो मेरे काम की तो है नहीं आज। तो इसमें कंटेक्स्ट कैसे हो गया, मेरी रियल लाइफ जो है, मेरी जो डेली लाइफ है, क्या उसमें ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, यस और नो। आप में से भी कितनों के काम आ रही है, जो आर्किटेक्चर बनेंगे, इंजीनियर बन रहे होंगे, केवल उनके काम आएगी, है ना, और के साइंटिस्ट वगैरह के काम आ जाती है, लेकिन क्या मेरे और आपके काम आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कैल्क हुआ, बताओ। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, नहीं आई ना, तो कंटेक्स्ट कैसे हो जाएगा कैल्क में। तो इसमें कंटेक्स्ट लेस होगा, कम होगा, या फिर पुअर होगा। पुअर भी कम के लिए ही है, वहां रिच लिखा तो इसलिए यहाँ पुअर है, अमीर गरीब वाला नहीं है, वहां भर भर के है, यहाँ कम है, ये अर्थ है। समझ गए ट्रिग्नोमेट्री वाले एग्जांपल से, मैं हमेशा एग्जांपल देती हुई वाला, बिल्कुल दिल पे जाके लगता है। और फिर उसके बाद तो वो और करा दिया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटते थे वो क्या था, वो डिफरेंशिएशन एंड एक और शब्द था उसके आगे, मुझे यही नहीं याद मैंने मैथमेटिक्स कब पढ़ी थी, मतलब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे पढ़ी थी मैंने। उस टाइम पर भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह था, एडवांस मैथ्स में सारी चीजें थी ये, जब उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी, मैं कहा ये फिर आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो फिर भी आ जाते थे हमारे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, हाँ
पता ही नहीं क्या बला थी वो, मार्क्स ही कट जाते थे उसमें, काम कुछ नहीं आ रहा, आज खामखा हमारे मार्क्स काटे उस चीज के लिए जो हमारे काम में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बोला एक्टिविटीज वगैरह कुछ भी हो सकती है, जो स्कूल में एक्टिविटीज होती है वो भी। ठीक है जी, अकाउंट्स वाले स्टूडेंट, मैं भी कॉमर्स वाली अकाउंट्स वाली हूँ, लेकिन 12th तक तो सभी ने पढ़ी होगी। नहीं, मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास किया था, मैंने करी नहीं थी। पास तो काफी कर रखी है ऐसे तो। चलो नेक्स्ट, अरे ये कहां से आ गया, हाँ ये आएगा पहले तो। अब ये जो बिक्स और कैल्प हमने किया है, ये जो बिक्स और कैल्प हमने किया है, इसमें ना एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको इसमें एक चीज और पूछी गई थी, ये वाली हाइपोथेसिस। अभी तक तो आपको यही वाली पूछी गई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी करा रही हूँ, ये भी करा रही हूँ, क्योंकि वो बिक्स और कैल्प से ही रिलेटेड है ये तीनों परिकल्पनाएं भी। ठीक है जी, हाँ चलो देखो। तो पहला कह रहा है कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी, जैसे हमारे नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि जो हमारा उन्होंने क्या कहा था कि हर एक भाषा जो है वो कोई ना कोई व्याकरण जो है कहीं ना कहीं जो है सिमिलर रहती है, सेम रहती है। जैसे कि इंग्लिश में नाउन है तो हिंदी में संज्ञा है ना। फिर आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की, ये एक और अलग कहानी है, कभी फ्री होकर सुनाऊंगी कि इधर कैसे आ गए। बट वही होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, सोचा नहीं था कहां से कहां आ जाएंगे। बट ठीक है, वो भी एक टीचर ने जो है, एक टीचर की वजह से जिनसे मैं पढ़ती थी। चलिए, और फिर उनके साथ भी पढ़ाया है जिनसे मैं पढ़ती थी, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी आप इस पे आ जाइए। तो वही सेम बात हमारे जिम क्यूमन्स की हाइपोथेसिस में भी है। इन्होंने क्या कहा है, कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में कप भी कहते हैं, CUP कप। कह रहे हर भाषा में जो नींव है ना वो सेम ही है, जैसे कि नॉम चॉम्स्की ने कहा था। कह रहे सारी भाषाएं जो है वो सेम ही फाउंडेशन, सेम ही नींव जो है अपनी रखती है। कि भाई इसमें भी जैसे व्याकरण में क्या है, नाउन है तो उधर संज्ञा है, तो नींव तो एक ही हुई, यहाँ काल है तो वहां टेंस है, सब कुछ सेम हुआ। जी नहीं, जिन भी टीचर का आप नाम ले रहे हो गलत है। चलिए नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट हाइपोथेसिस। तो ये वही कह रहे हैं, क्योंकि जो नींव है वो एक ही है। तो जब आप पहली भाषा को जानते हैं ऑलरेडी, जैसे आप ऑलरेडी संज्ञा को जानते हैं, तो जब मैं आपको इंग्लिश में नाउन कराऊंगी तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे इन्होंने बोला कि एक ही फाउंडेशन है सबका, ये क्या है, फाउंडेशन, नींव हर एक भाषा की सेम है। तो बच्चे ने जो पहली भाषा सीखी हुई है L1, आपने हिंदी में क्या सीखा हुआ है, संज्ञा। जब मैं आपको इंग्लिश में नाउन कराऊंगी, क्योंकि नींव तो वही है, संज्ञा और नाउन एक ही है, जब मैं आपको दूसरी भाषा में नाउन कराऊंगी तो काफी हद तक ऐसी चीजें होंगी जो आपकी L1 की काम आएंगी L2 में, काफी सारी ऐसी होंगी जो आपकी हिंदी की काम आएंगी इंग्लिश में। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि पिक्स और कैल्प हमें हिंदी वाले सर ने भी कराया है, तो काम आ गई ना, यहाँ पर समझने में और इजी हो गया, है ना। हाँ, तो एक भाषा की जो हमारी समझ रहती है या हमारा ज्ञान रहता है, वो जब हम दूसरी भाषा को समझते हैं कैल्प में, मतलब कि जब हम दिमाग लगाकर चीजों को समझ रहे हैं, तो हमारी दूसरी भाषा में भी काम आती है। तो यही है हमारी इंटरडिपेंडेंट हाइपोथेसिस। आपसे पूछा था कि जो आपका इंटरडिपेंडेंट हाइपोथेसिस है वो बिक्स पर होता है या कैल्प पर होता है, तो वो कैल्प पर है। ये सारा कैल्प है, ये संज्ञा सर्वनाम की बातें क्या है, कैल्प है भाई, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने तब भी एक दिया था यूट्यूब पे भी, मैं अभी भी दे रही हूं। अगर आपसे पूछे कि बिक्स में है या कैल्प में है, तो एक बात बताओ, अगर मैं हिंदी में बोलूं 2-3 दिन, तो क्या बोलोगे, जैसे बोलते ना 2-3 दिन में करेंगे, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन बाद देखते हैं, तो 2-3 दिन की इंग्लिश बताओ। वैसे जिसने यूट्यूब की क्लास देखी होगी तो उसको तो पता होगा, बट बताओ 2-3 दिन क्या है, बिक्स नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं, बताओ 2-3 दिन की इंग्लिश क्या होगी। जैसे कि काफियों ने वही लिखा है 2-3 डेज, है ना, 2 और 3 डेज, ठीक है। काफियों ने सही भी लिखा है, ये मेरी यूट्यूब वाली क्लास देखकर बैठे हुए हैं। तो बिक्स और कैल्प में देख रहे हैं हम, अगर बिक्स जो है 2-3 दिन, अगर ये हिंदी का ज्ञान इंग्लिश में आ जाए आपका 2-3 डेज, तो बहुत ही सही है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं कपल ऑफ डेज,
2-3 डेज नहीं बोलते हम, ठीक है जी, हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ डेज बोलते हैं। तो यानी कि जो आपकी आम बोलचाल की भाषा थी वो तो इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुई, इधर का ज्ञान इधर नहीं आया, क्योंकि इधर अलग चीज बोली जा रही है जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। लेकिन जो ग्रामर है या जो भाषा की नींव है कि काल रहेगा, टेंस रहेगा, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो वहां वर्तमान काल है, यहाँ फ्यूचर टेंस है तो वहां भविष्य काल है, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो वहां पर भूतकाल है, यहाँ संज्ञा है वहां यहाँ नाउन है वहां संज्ञा है, यहाँ प्रोनाउन है वहां सर्वनाम है, यहाँ वर्ब है वहां क्रिया है। ये काम आ सकता है, जो कि आपको काम आता भी है, देख लो। तो यही उन्होंने बोला कि डिक्स और कैल्प में से एक दूसरे पर निर्भर कौन से वाला है, तो कैल्प वाला निर्भर है, क्योंकि कैल्प में जो आपने हिंदी में सीखा हुआ है वो इंग्लिश में काम आ जाएगा। ठीक है जी, यही लिखा है, देखो। स्किल्स या कैपेबिलिटीज, जो आपने स्किल्स या जो आपकी क्षमताएं रही है पहली भाषा की, वो ट्रांसफर होती है या हेल्प करती है दूसरी भाषा की क्षमताओं में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव ट्रांसफर। और कॉग्निटिव कौन सा है, कैल्प वाला। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कैल्प आपका इधर से उधर आपको हेल्प कर सकता है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपको करता है हेल्प। जो पेडागोजी की चीज आपने हिंदी में पढ़ी वो इंग्लिश में आपको हेल्प करती है, बट बिक्स में नहीं कर पाएंगी। ठीक है जी, तो ये एक हाइपोथेसिस थी। तीसरी हाइपोथेसिस भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हेल्प हो, ट्रांसफर हो नॉलेज का, तो उसके लिए बच्चे के अंदर एक बेसिक क्षमता तो होनी चाहिए। अब मैं चाहती हूं कि ट्रांसफर हो तो उसको संज्ञा तो पता हो, तभी तो ट्रांसफर होगा। यस और नो, जल्दी से लिखकर बताओ। हम कह रहे ट्रांसफर हो जाएगा भाई, संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि वो करने के लिए बच्चे के अंदर पहली भाषा की उतनी बेसिक क्षमता तो होनी ही चाहिए कि उसको संज्ञा तो पता हो, तभी तो ट्रांसफर करोगे नाउन में, सर्वनाम तो पता हो, तभी तो ट्रांसफर करोगे प्रोनाउन में। यस और नो, जल्दी से बताइए, है ना। तो इन्होंने यही बोला, जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कप है आपका फाउंडेशन, ये आपका क्या है, जो अभी आपने इंटरडिपेंडेंट पढ़ा, और इस L1 का नॉलेज एटलीस्ट हो तभी तो इधर आ पाएगा। तो यही इन्होंने बोला, देखो, अ लर्नर शुड हैव थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम, कम से कम इतना तो उसको पता ही हो, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। संज्ञा पता होगी तभी तो नाउन बनेगा उसका। अब बच्चे को संज्ञा ही नहीं पता है तो नाउन में कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है जी, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी तक आपको ये पूछी गई है बस। अब आइए, एक आपका पॉइंट रह गया था ग्रामर का, तो वो पॉइंट हम कर रहे हैं कि ग्रामर आपको कैसे पढ़ानी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, अ सेट ऑफ रूल्स या स्ट्रक्चर्स है। जैसे आपके रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाता है, अपने भावों विचारों को प्रकट कर पाता है, थ्रू विच अ चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। ठीक है जी, हाँ, कह रहे मैम साइड मत हो, सब कुछ हमारे हिसाब से होता है। आप शायद मेरी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी साइड, मैंने अच्छे वे में ही बोला है कि किसी टीचर ने मेरे दिमाग में एक बात डाली, उनको कोई चीज दिखी तो उन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली और मेरा दिमाग वहीं से ही घूम गया। पेपर पास करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं की थी। फिर एक में तो टाइपिंग भी आई थी, फिर मैं टाइपिंग देने नहीं गई थी। चलिए छोड़िए वो चीजों को, आ जाइए इधर। एक में नहीं, एक्चुअली 3 में टाइपिंग आई थी मेरी वैसे, छोड़िए जो नॉन टीचिंग वाली होती है उनमें। तो अब रोल क्या है ग्रामर का, कि बच्चे में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि जब बच्चे को अच्छे से पता है क्या बोलना है, उसको पता है क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब टेंस वगैरह सब पता है, तो वो सही ही बोलेगा। स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, और सेल्फ एक्सप्रेशन तो बच्चे कर ही रहे हैं, खुद को अपने भावों विचारों को प्रकट कर ही रहे हैं। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। अभी आज खत्म कराना, भी ये खत्म कराने दो, होगी। ठीक है जी, फिर है ग्रामर एट फाउंडेशनल लेवल और प्राइमरी लेवल। ग्रामर को फाउंडेशनल या प्राइमरी लेवल पर कैसे कराना है, रूल्स नहीं कराने हैं। डू नॉट टीच रूल्स। शुरुआती सालों में जो बच्चा है, जब छोटा सा बच्चा है, अगर हम उसके ऊपर रूल्स का ही जो है डाल देंगे, पूरा भार डाल देंगे, तो वो बच्चा कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो वैसे ही डर जाएगा कि भाई कैसे जो है हम ये चीज करेंगे, इतनी सारी चीजें लर्न करेंगे। आज आप इतने बड़े होने के बाद डर जाते हैं, सम डेज नहीं हो सकता, कुछ दिन होता है वो तो हमें पढ़ानी कैसे है फिर मैम, रूल्स नहीं बताने तो
संदर्भ में, जैसे हम केवीएस के डेमो में बताते हैं, जैसे कि नाउन है तो नाउन को नाउन नाम नहीं देते, बोलते नेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। मतलब रूल्स नहीं बताने हैं, खेल कूद में बच्चे को सिखा दीजिए। ठीक है जी, कंटेक्स्ट में पढ़ाना है, बहुत बढ़िया। पेडागोजिकली पढ़ाना है, बिल्कुल। ये नहीं पूछा जाता है, पूछा ये भी नहीं जाता है, जो पूछा जाता है वो इसके बाद है जी। 2 पॉइंट्स और रह रहे, फिर खत्म करके एक ही बार में खत्म करेंगे, आज खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करें ग्रामर की ही। ग्रामर क्या होती है वो कर लिया, रोल ऑफ ग्रामर कर लिया, कैसे पढ़ानी है वो हो गया, बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ानी है। फिर किस तरह प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कुछ ग्रामर ऐसी होती है जो समझने से समझ आ जाए, कुछ ऐसी होती है जो लर्न ही करनी पड़ती है। अब जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई वर्ब है ना, जैसे टेंसेस में कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी, तो लर्न ही करना पड़ेगा। तो 2 तरीके की होती है, लर्न करने की भी और समझने की भी। लर्न करने वाली, समझने वाली। तो लर्न करने वाली कौन सी होती है, जिसमें रूल्स होते हैं, और समझने वाली कौन सी है, जिसमें आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो। ट्रेडिशनल आ जाए शब्द तो भी वो रूल्स वाली ही है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, पुराने तरीके। तो पुराने तरीके क्या थे, रूल्स से समझाओ। फॉर्मल, औपचारिक, रूल्स रहेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव, जैसी बता दी वैसी ही है, अपना नहीं चला सकते हो, जैसा बताया वैसा रूल लर्न करो। सब्जेक्ट और वर्ब है तो वही रहेगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है। दूसरी क्रम होती है जो समझ आधारित भी होती है, जो फंक्शनल है, जो आपके संप्रेषण में काम आ जाती है, तो बच्चा अपने हिसाब से बोल सकता है। इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, समझने से ही हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव है, जो आपके अपने हैं विचार, आप वो रख सकते हो, अपने अपने तरीके से समझ सकते हो, बोल भी सकते हो। इंसिडेंटल, सिचुएशन के हिसाब से है, जिस सिचुएशन में जो यूज करनी हो। और ये बोलेंगे चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो रूल्स है तो क्या रहेगा, इंडक्टिव या डिडक्टिव, जल्दी से बताओ। और एग्जाम्पल है तो क्या रहेगा, इंडक्टिव या डिडक्टिव, जल्दी से बताओ। पहले ही बता दिया है, बहुत ही बढ़िया। रूल्स है तो डिडक्टिव, और एग्जाम्पल से शुरुआत है तो इंडक्टिव। बहुत बढ़िया। 2 स्लाइड और है, बस हो जाएगा। ग्रामर में ही नेक्स्ट पॉइंट है जो पूछा जाता है, वो है ये, ग्रामर पढ़ाने के कितने तरीके हैं। तो 2 तो अभी आपने देखे, इंडक्टिव और डिडक्टिव। एक ग्रामर में आपने देखा कि रूल्स से पढ़ाओ, रूल्स वाला, ये तो आपको पहले ही पता है। एक में आपने देखा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दो पहले, ये आपको पहले से पता, और ना ये वो पूछता। ठीक है, पूछता ही ये डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। कह रहे हैं ग्रामर में जो है कुछ चीजें ऐसी है, जो भी हमने बात करी, कुछ चीजें ऐसी है जो घोषणात्मक है, डिक्लेयर करने वाली है। जो तथ्यों पर आधारित है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप फटाफट से बताइए यहां पर क्या आएगा, और एक इसमें बताओ क्या आएगा। जल्दी से बताओ, जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा। जी गणपति जी, आई एम अ टीचर आएगा, और आगरा आएगा। तो ये डिक्लेरेटिव है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं, या जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। इसमें ज्यादा हमें कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार में पढ़ा, एक ही बार में आ जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, लिमिटेड प्रैक्टिस रहती है इसमें। और ज्यादातर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, गैप फिलिंग एक्सरसाइज रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं कि आप इस चीज को बस जानते हैं, आपको पता है कि ताजमहल आगरा में है, तो इसको हम बोलते हैं नो अबाउट। कि सिर्फ आप जानते हैं। अब कितने जो है ताजमहल जिन्होंने सामने से अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, सामने से खुद से अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, फटाफट से बताओ कितने हैं। जिसने देखा वो यस लिख देना, जिसने नहीं देखा वो नो लिख देना। हाँ, यूट्यूब पे करवाया था ये मैंने, बिल्कुल क्वेश्चन आया था ना तो कराया था। बताओ इतने सारे हैं नो, कि नहीं देखा हमने अपनी आंखों से, लेकिन तब भी आपको पता है
कि आगरा में है। कैसे? क्योंकि तथ्य है, डिक्लेरेटिव है, जैसा है वैसा ही रहेगा और आप सिर्फ इस चीज को जानते हैं, नो अबाउट है, आपने जाकर नहीं देखा, बस आप जानते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम बोलते हैं नो अबाउट। इसी से उल्टा होता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या होती है? प्रक्रिया होती है। जैसे कि मैं बोलूं हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय कैसे बनेगी, तो मोस्टली लोगों ने जिन्होंने बना रखी है वो प्रोसीजर बताने लग जाएंगे। कई अब हर कोई अलग अलग आंसर देगा। ऊपर आया देखो एक ही आंसर, एम और आगरा। अब मैंने ये पूछा, कोई बोलेगा कि पहले पानी डालो, पानी में चाय पत्ती और चीनी डालो, सिंपल वाला, फिर दूध डाल दो। कोई बोलेगा इलायची डालो, अदरक डालो। कोई होंगे जो दूध में ही पत्ती डालकर उबालते हैं। कुछ होते हैं जो 5 मिनट में चाय बना देते हैं। कुछ उसको इतना काटते हैं कि 15-20 मिनट लगा देते हैं। तो सबके आंसर अलग आएंगे, एक आंसर नहीं आएगा। यहां पर देखो एक ही आंसर आया है, ये फर्क है। क्योंकि प्रोसीजरल में क्या होता है, आपको जो चीज है उसके बारे में पता है, नो अबाउट तो है ही, लेकिन आपने उस चीज को अप्लाई भी करके देखा है, खुद बनाकर भी देखा हुआ है, उस प्रोसीजर में, उस प्रोसेस के थ्रू आपने बनाया है। और जब हम बनाते हैं, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, तो क्या एक ही बार में गोल बन जाएगी? नहीं, उसका भी प्रोसीजर है। कोई जो है सीधा लोई बनाकर सीधा बनाने लग जाते हैं, उनकी गोल बन जाती है। हम कुछ जो है, जैसे हमारी जो मम्मियां हैं, उनकी लोई गोल भी ना हो तब भी रोटी गोल बन जाएगी। और अभी हम जिस स्टेज पे हैं, मैं तो पहले पूरी मेरी लोई गोल होनी चाहिए तभी वो गोल बनेगी। अगर लोई में आधा टेढ़ा है तो मेरी रोटी भी आधी टेढ़ी ही बनेगी, है ना? क्योंकि इसमें क्या है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। चीनी कितनी डालनी है चाय में, कितनी नहीं डालनी है, चाय पत्ती कितनी डलेगी, कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है। जब तक उसको हम बहुत बार नहीं कर लेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे हम उसकी, तब तक वो सही नहीं हो सकता, है ना? कुछ होंगे आप में से भी जिनकी लोई गोल ना भी हो तो भी जो है बन जाती होगी गोल रोटी। कुछ होते जो सीधा लोई से बनाने लग जाते, कुछ होते जो उसको पहले ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं लोई को, जैसे मैं बड़ा करती हूँ। लेकिन मेरी मदर इन लो जो है सीधा बनाती हैं। अब वो उनको मेरी आदत और पड़ गई है, कभी कभी अगर वो बनाते हैं अपने लिए तो वो खुद भी ऐसे करते हैं, उसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। वैसे तो मैं ही बनाती हूँ, और कभी कभी उनको हो तो वो भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, और मेरी मम्मी जब चाहे कैसी ही लोई वो ऐसे निकालेंगे और उनकी गोल ही बननी है, मतलब वो कहीं भी मारे बेलन, गोल ही बन के वो निकलनी है उनकी जो है। तो वही है, एक्सपीरियंस, अलॉट ऑफ प्रैक्टिस वाला काम है। कह रहे आप भी बनाते, कि तो बेटा सोसाइटी ही ऐसी है, ना भी चाहे बनाना तो भी हमें बनानी ही पड़ती है। इसमें शॉकिंग बात तो ऐसी कुछ है नहीं। अभी सुबह भी बनाकर ही आए हैं, अभी जाकर अब रात को भी बनाएंगे ही। हाँ, होता ही है। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव, आई होप सो। लास्ट स्लाइड है। अच्छा, ये जो है आज तक सीटेट में नहीं पूछा गया है, ये जेटेट के सिलेबस में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सभी को मैं करा देती हूँ। जेटेट सीटेट सब इसको कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। हाँ जी, मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। चलिए, हाँ, खाना तो बनाना ही पड़ता है। बहू चांद पर जाए तो 4 रोटी हमारी बना कर जाए, सुना नहीं है वो? वही बात है बस। चलो आ जाओ। 4 ब्लॉक अप्रोच क्या है? 4 ब्लॉक अप्रोच जो है आपके, जैसे अभी एनईपी वगैरह चेंजेस हुए हैं काफी, तो उसमें जो है आया है 4 ब्लॉक अप्रोच जो है रीडिंग और राइटिंग को कैसे हमें बच्चे की इंप्रूव करना है उस पर काम करता है। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप थोड़ा जो है पढ़ भी सके साथ साथ जो मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ, तो जो हमारा है 4 ब्लॉक अप्रोच क्या लिखा है, देखो एक फ्रेमवर्क है जो कि शुरुआती पठन और लेखन किस तरीके से जो है हमें बच्चे के हिसाब से करना है और वो इंप्रूव हो सके उसके बारे में जो है बताता है जी। ये लास्ट आज क्लास खत्म है और कल तो आपकी क्लास होती नहीं, कल तो यूट्यूब पे है, तो 5-10 मिनट रुक जाओ, दूसरी क्लास में लेट चले आना 5-10 मिनट। तो 4 चीजें क्या है? पहला है उसमें से सेल्फ सेलेक्टेड रीडिंग। इसमें जो है टीचर बच्चे की हेल्प करती है, रीड अलाउड करती है बच्चे को, जो आपने चीजें पढ़ी हुई है ना रीडिंग राइटिंग की, वही है, बस बता रहे हैं कि कब कौन सी करनी है। कि एक जो है शुरुआत है, पहले आप रीड अलाउड करें, बच्चे को भी जो है उच्चारण चीजों का पता चले। फिर टीचर जो है इसके अंदर बच्चों से 1-to-1 बात करती है, पता लगाती है कि किस बच्चे की क्या जरूरत है ताकि उस चीज को पूरा किया जा सके। फिर बच्चे भी आपस में बात करते हैं ताकि उनका पीयर इंटरेक्शन भी अच्छा हो सके। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है क्योंकि जेटेट पहली बार ही लिखा हुआ था सिलेबस में, तो अपने को कुछ नहीं पता इसका, कुछ अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो कैसे आएगा। ठीक है जी।
गाइडेड राइटिंग जो आपने ऑलरेडी, गाइडेड रीडिंग जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टीचर जो है हेल्प करती है बच्चे को पढ़ने में, और जब पढ़ने में हेल्प कर रही है तो वो बच्चे को ये भी बताएगी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ के साथ पढ़ना है। जो आपने सारा पहले पढ़ रखा है ना, वही लिखा हुआ है कि बच्चों को जो टीचर हेल्प करेगी सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि समझने में भी। बच्चों को ये बताएगी कि रीडिंग जो हम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर हम चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ, वर्किंग विद वर्ड्स, जो बच्चे हैं उनको वर्ड्स के बारे में बताना, उनको वर्ड्स की स्पेलिंग आना, कोई नया वर्ड आ जाए तो उसके बाद बच्चा उस वर्ड की स्पेलिंग खुद से भी जो है सोच सके, ये हम चाहते हैं कराना इसके अंदर। वर्किंग विद वर्ड्स, देखो लर्न टू रीड, पढ़ना तो वो कर ही रहा है, फिर वो बड़े बड़े शब्दों की स्पेलिंग भी जाने, चीजों को समझे भी, और काफी सारे जो शब्द हैं उनकी स्पेलिंग वो खुद से सोचे समझे भी। कोई नया शब्द आए तो वो सोचे भी कि इसकी स्पेलिंग ये हो सकती है। नेक्स्ट है राइटिंग, फिर वो राइटिंग को देखे ऐसे कि भाई अगर मुझे किसी से संप्रेषण करना है, अपने भाव विचार को प्रकट करना है, तो मुझे जो है लेखन कौशल अपना अच्छा करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ग्रामर भी आनी चाहिए ताकि मैं सटीकता से लिख सकूं। सी राइटिंग एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के लिए जो बच्चा है वो ये समझे कि भाई राइटिंग भी जो मैं लिख रहा हूं वो कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही, तो इसीलिए जो मेरा ग्रामर है या लिखना जो है मुझे वो सही होना चाहिए। उसको पता हो अलग अलग तरीके की राइटिंग है जो आपने कर ही रखी है सारी की सारी, और वो अच्छे से लिख सके। जो रीडिंग और राइटिंग आपने ऑलरेडी कर रखा था ना, उसको इन्होंने 4 ब्लॉक्स में बांटा है, तो आपने ये 4 नाम ध्यान रखने हैं, बस सारा वही है जो आपने पढ़ रखा है। 4 नाम ध्यान रखेंगे आप, जो आपने ऑलरेडी रीडिंग राइटिंग पढ़ रखा है वही है सारा का सारा। बताओ वही था ना, पढ़ रखा है जो, बस उसको 4 ब्लॉक में बांटा हुआ है, तो 4 ब्लॉक के नाम याद रखने हैं। सब कुछ जो आपने पढ़ रखा है, हाँ सब कुछ जो आपने पढ़ रखा है ना वही लिखा हुआ है। यहां पर आज आपकी पढ़ने की जो है लास्ट क्लास हो जाती है। सिलेबस जो है आपका वो डन हो गया है। नेक्स्ट वीक से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, चाहे मंडे से हो, चाहे वेंसडे से हो, चाहे ट्यूसडे से हो, जिस दिन क्लास लगी हो उस दिन देख लेना, ठीक है जी। और कल आपकी यूट्यूब पे है, कल यहाँ होनी नहीं है। नेक्स्ट वीक मंडे से लगी होगी तो मंडे को हो जाएगी, ट्यूसडे से लगी होगी तो ट्यूसडे को, वेंसडे से लगी हो तो वेंसडे को देख लेना। कमेंट में मत करना कि कब होगी, इन तीनों दिन में से एक दिन शुरू हो जाएगी, एक दिन छोड़कर एक दिन कराऊंगी, ताकि आप भी अपना थोड़ा सा टाइम ले सके लर्न करने का, नोट्स कंप्लीट करने का। एक दिन छोड़कर एक दिन नेक्स्ट वीक से। कल यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है जी। टाइम 1 बजे कल यूट्यूब पे जी। मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, चाहे आप देखना चाहें तो अपने सिलेबस में देख सकते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगी, क्योंकि उसके लिए ऑप्शंस चाहिए साथ में, तो वो ऑप्शंस के साथ ही समझ आएगी, तो वो क्वेश्चंस में ही होगी। बाकी सारी आपकी हो चुकी है, जैसे एक रजिस्टर है तो वो भी आएगा, क्वेश्चंस में कराऊंगी मैं उसको। 2-4 और भी हैं, उसके लिए ना ऑप्शंस चाहिए साथ में समझने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलूंगी यूट्यूब पे, नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस के लिए देख लेंगे कौन से दिन लगी होगी, उस हिसाब से आज, ठीक है जी। फिर हिचकी, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।